हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टार्टिंग में एक हमें बताया गया है कि सलीमा एक बच्ची है, वो अपने समर कैंप पे जा रही है मनाली हिमाचल प्रदेश में। और जब वो जाती है ट्रैवल करते हुए तो काफ़ी ज़्यादा वो पूरे चेंज देखती है नेचुरल वेजिटेशन में। और आगे बढ़ते बढ़ते वो देखती है कि हिल्स आ गई हैं और एक वो पास से निकलते हैं जिसका नाम होता है रोहतांग पास। तो इस पूरे में यही इम्पॉर्टेंट है कि जो रोहतांग पास है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जो सलीमा ऑब्ज़र्व जो करती है वो समराइज़ करती है कि मतलब एक क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड करेक्टर ऑफ वेजिटेशन। मतलब जितनी ज़्यादा लैंड की हाइट बढ़ती जाएगी, हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे, तो जहाँ वहाँ की वेजिटेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। हाइट के साथ जब चेंज होते हैं तो क्लाइमेट में भी चेंज आ जाता है और नेचुरल वेजिटेशन में भी। ये देख लिया हमने, है ना। फिर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे? 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो 4 फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इसको अच्छे से याद करिए कि ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन 4 पार्ट्स पे डिपेंड करती है: टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल। और हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको भी हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग, एक होता है हमारा फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या होता है कि जहाँ पे बहुत अच्छा ठीक ठाक टेम्परेचर होता है और रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमारे जो है उस एरिया में फॉरेस्ट बन जाते हैं। और रेनफॉल में और वहाँ के टेम्परेचर के बेसिस पे वहाँ पे डेंस घने फॉरेस्ट बन सकते हैं, ओपन फॉरेस्ट बन सकते हैं, खुले जंगल बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड जो होती है वो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं ग्रासलैंड्स जहाँ पे जो रेन होती है वो ठीक ठाक होती है, मॉडरेट रेन होती है। और श्रब्स ऐसे एरिया में डेवलप करते हैं जहाँ पे जो ड्राई कंडीशंस होती हैं और रेनफॉल काफ़ी कम होती है। फिर सलीमा अपना जो एक्सपीरियंस है वो हिमालयन ट्रिप का अपने फादर के साथ शेयर करती है, बताती है उसने क्या क्या देखा वहाँ पे। उन्होंने कॉनिफर्स देखे और अलग अलग, ये बताया उन्होंने कि वहाँ पर उन्होंने कॉनिफर्स देखे। फिर उसके फादर बताते हैं कि जो गर्म एरिया होते हैं उसमें डेजर्ट्स होते हैं और इस टाइप का वो बातें करते हैं। फिर हम लोगों की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अब ये है कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस होते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस, वो हम देखेंगे आगे इस चैप्टर में। पहले हम देख लेते हैं ये ब्लू वाला बॉक्स, डू यू नो वाला। इसमें बताते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ब्राज़ील के, वो इतने ज़्यादा घने हैं कि उनको जो है लंग ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ हैं और ट्रीज़ क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन। और हमारे लंग्स को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। फिर अब देख लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग एवरग्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक टाइम पे अपनी पत्तियाँ नहीं शेड करते हैं और वो हर समय हम लोगों को ग्रीन दिखाई देते हैं। और ये इक्वेटर के पास होते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में भी पड़ते हैं। ट्रॉपिकल रीजन और इक्वेटर के बीच में पड़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये वाला जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है, और जो है हैवी रेनफॉल होती है पूरे साल, मतलब ऑलमोस्ट डेली यहाँ पर बारिश पड़ती है। और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई या फिर वेट, ड्राई सीज़न नहीं होता है, वेट सीज़न तो रोज़ ही होता है, रोज़ ही बारिश पड़ती है। तो पर्टिकुलर ड्राई सीज़न नहीं होता है, इसलिए जो ट्रीज़ हैं उनको अपनी पत्तियाँ गिराने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी वजह से इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इनकी जो कैनोपी होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। कैनोपी होता है ट्री का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसका जो क्राउन होता है, उसका सर, उसको हम कैनोपी कहते हैं। और ये जो ट्रीज़ होते हैं इतने ज़्यादा पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रीज़ उगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पास ये होते हैं। और इतने पास होते हैं कि कई बार जो सनलाइट है ना वो ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। इवन दिन के टाइम भी आपको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में अंधेरा ही लगेगा, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, इतने ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं। यहाँ की जो ट्रीज़ की जो स्टेम होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। और कौन कौन से ट्रीज़ मिलते हैं हमें? हमें मिलते हैं रोज़वुड, माहोगनी और इबोनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से आप लोगों को दे दिया जाएगा कि ये जो ट्रीज़ के नाम हैं ये कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो रोज़वुड,
इबोनी, महोगनी। लर्न कर लीजिए, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब हम देखते हैं डू यू नो वाला पार्ट की। जो एनाकोंडा होता है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है और वो कहाँ मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है और वो मार सकता है और खा सकता है एक बड़े एनिमल क्रोकोडाइल तक को मार करके खा सकता है। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को। तो जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उनको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। हमारी कंट्री में, इंडिया के लार्ज पार्ट में पाए जाते हैं। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं और ये जो रीजन है एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस, क्योंकि एक सीज़न में इसमें पूरे टाइम बारिश नहीं पड़ती है, सीज़न टू सीज़न बारिश पड़ती है। इसलिए जब ड्राई सीज़न होता है, जब बारिश कम पड़ती है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए, अपने पानी को बचाने के लिए ये लोग अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। पत्तियाँ ही क्यों गिराते हैं? क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है ना, वाटर लॉस का प्रोसेस होता है, वो लीफ से होता है। जैसे इवेपोरेशन होता है किसी वाटर बॉडी से, ऐसे ही प्लांट्स की लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है। मतलब प्लांट्स की जो लीव्स में वाटर होता है वो उड़ता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इसलिए ड्राई सीजन में पानी बचाने के लिए ट्रीज़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। यहाँ पर भी हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं, एवरग्रीन में भी और डेसिडुअस में भी हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं। और यहाँ की जो ट्रीज़ हैं उनका नाम है साल, टीक, नीम, शीशम और ये सब। ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। साल, टीक, नीम, शीशम। और ये वाले जो ट्रीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का पिक्चर है। देखिए कुछ सूखे पेड़ दिखेंगे आपको जब बारिश का मौसम नहीं होगा तो। फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो ये है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मोस्टली मिलते हैं ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। कोई भी कॉन्टिनेंट होगा उसकी ईस्टर्न साइड्स पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। कॉमनली कहाँ का मिलते हैं? ये ईस्टर्न यूएसए में, साउथ चाइना में और साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। और इसमें हार्डवुड और सॉफ्टवुड ट्रीज़ दोनों मिलते हैं। कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं? ओक, पाइन, यूकलिप्टस वगैरह। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो एक बार हाँ, टेम्परेट रीजन में आपको बताया। तो टेम्परेट रीजन होता है जो ट्रॉपिक से ऊपर वाला एरिया होता है ना, जैसे अराउंड आप 40 डिग्री से 60 डिग्री, ये वाला जो रीजन होता है ना, ये हमारा टेम्परेट रीजन होता है। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि हम ऊपर की तरफ जाने लगते हैं हाई लैटिट्यूड्स में, जो वहाँ पे हमें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। और कहाँ कहाँ होते हैं ये? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में, चाइना, न्यूजीलैंड और चाइल में। और ये हमें मिलते हैं कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप में भी। ये अपनी जो लीव्स हैं वो शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में। क्यों? पानी बचाने के लिए। और कॉमन ट्रीज़ जो मिलते हैं वो ओक, ऐश, बीच वगैरह मिलते हैं। डियर, फॉक्स, वुल्व्स और बाकी जो एनिमल्स हैं वो कॉमनली यहाँ पे पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइक फीजेंट, ये देखिए कितनी सुंदर सी बर्ड है, ये फीजेंट है और ये है मोनाल। काफ़ी सुंदर सी दोनों बर्ड्स हैं। ये भी हमारी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलती है। मोनाल तो इंडिया में भी मिलती है, उत्तराखंड वाले एरिया में। अब ये वाला देख लेते हैं। डू यू नो, जो मेडिटेरियन ट्रीज़ होते हैं वो उन्होंने अडेप्ट कर लिया होता है खुद को ड्राई समर्स में। कैसे? उनका जो बार्क होता है, तना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और उनकी जो लीव्स होती है उस पर वैक्स की कोटिंग होती है ताकि वो ट्रांसपिरेशन लॉसेस की वजह से जो पानी का लॉस होता है उसको बचा सकें। मेडिटेरियन रीजन को ये पूरा जो डू यू नो वाला पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस यूपीएससी में भी इस बार भी ऐसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि जो वैक्सी लीव्स होती हैं वो क्यों होती हैं, ट्रीज़ की लीव्स वैक्सी क्यों हो जाती हैं। वो एक नेचुरल अडेप्टेशन है वाटर लॉस से बचाने के लिए। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं। तो ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं मेडिटेरेनियन को। और मेडिटेरेनियन रीजन की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म और सूखी हॉट ड्राई समर्स होते हैं। मतलब जो गर्मियों में वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी नहीं होती है। और बारिश कहाँ होती है? विंटर्स के टाइम में मेडिटेरियन रीजन में बारिश होती है। हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड वेट विंटर्स। तो मेडिटेरियन रीजन कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेडिटेरियन सी के अराउंड यूरोप में, एशिया और अफ्रीका में। मेडिटेरियन सी हम लोगों ने देखिए मेडिटेरियन कहाँ पर पड़ता है? एशिया से आगे जब हम चलते हैं, जो यूरोप वाला एरिया है ना, उसका जो एनक्लोज सी है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को बिल्कुल घेरता है मेडिटेरियन सी।
तो यूरोप के, अफ्रीका, एशिया के काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इटली के पास पड़ता है, फ्रांस के पास पड़ता है, फिर उधर मोरक्को, इजिप्ट, इस वाले एरिया में पड़ता है। और मेडिटेरेनियन रीजन कहाँ है? मेडिटेरेनियन रीजन हमने नाम दे दिया है क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वर्ल्ड मेडिटेरियन जिसको हम बोलते हैं, वो वाला मेडिटेरियन सी के अराउंड पड़ता है। और इसी टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन और कंट्रीज में पड़ती हैं, उसको भी हम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। मैंने ये वाले जो सेपरेट वीडियोज़ हैं ना वो बना रखे हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, मेडिटेरियन, कॉनिफर, ये पूरी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है, और कौन कौन सी कंट्रीज़ में और मिलती है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में, साउथ अफ्रीका में भी होती है, साउथ वेस्टर्न अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है। और यहाँ पे ड्राई समर्स होती है, माइल्ड रेनी विंटर्स होती है, खट्टे फ्रूट्स मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि सिट्रस फ्रूट में कौन कौन से आते हैं, ऑरेंजेस आते हैं, फिग्स आते हैं, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स आते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ के फ्रूट्स हैं इनसे वाइन्स और बियर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है। और वाइल्ड लाइफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह काट दिए हैं और कमर्शियल फार्मिंग ये होती है, तो वाइल्ड लाइफ काफ़ी नहीं मिलती यहाँ। अब कॉनिफर्स पे आ गए, काफ़ी ज़्यादा हायर लैटिट्यूड्स पे, ऊंचाई पर 50 से 70 डिग्री, 50 से 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसको हम टैगा भी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड्स पे मिलते हैं। और सलीमा भी इनके बारे में बात करी थी जब वो हिमालयाज़ में गई थी। इनके जो ट्रीज़ होते हैं वो लंबे होते हैं, सॉफ्टवुड होती है, एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। वुड्स ऑफ ट्रीज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये देखिए, पहले हम देख लेते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट, ये है गर्मियों का टाइम, और सेकेंड वाली जो फिगर है ये सर्दियों का टाइम, जब स्नो ने कवर कर रखा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। जो यहाँ की ट्रीज़ की वुड होती है वो सॉफ्टवुड होती है, इसीलिए ये जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं पल्प बनाने में। और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में यूज़फुल होता है, हमारा जो पेपर होता है वो इधर के ही फॉरेस्ट से बना हुआ था, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सॉफ्टवुड फॉरेस्ट से। मैच बॉक्सेस, जो माचिस की तीलियाँ होती हैं, और पैकिंग बॉक्सेस, जिन बॉक्सेस में पैकिंग की जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट गत्ता होता है ना, तो वो यही कॉनिफर्स फॉरेस्ट से आता है। और इनके जो ट्रीज़ के नाम हैं वो कौन कौन से, चीर, पाइन, सेडार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीज़ के नाम लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप की फॉरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उनके चीर, पाइन, सेडार हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मिलते हैं। और इसके जो एनिमल्स हैं वो हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बियर, मिंक और सिल्वर फॉक्स, 3 लर्न कर लीजिए। मिंक और पोलर बियर ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब हमारे आते हैं ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और होते हैं एक टेम्परेट ग्रासलैंड। तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उसका सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सवाना के ग्रासलैंड्स, जो मिलते हैं हमें अफ्रीका में। और ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है ये एक्सटेंड करते हैं इक्वेटर के दोनों साइड्स में। इसमें जो वेजिटेशन ग्रो करती है वो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल पड़ती है। ग्रासलैंड से बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं पड़ती है, इसलिए ग्रास ही ग्रास उगती है। जो ट्री है वो तो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं यहाँ पे। और ग्रास काफ़ी ज़्यादा ऊंची और लंबी होती है, कितनी 3 to 4 मीटर्स हाइट तक की यहाँ पे ग्रास उग जाती है। और सवाना जो ग्रासलैंड है अफ्रीका के, वो उसी का एग्जाम्पल है। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट्स हो गए, जेब्रास हो गए, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की हमारी फ़ोटो। और देखिए यहाँ पे कैसी येलो येलो सी कलर की जो घास है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची घास होती है, ट्रीज़ काफ़ी कम होते हैं। अब हम देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये हमें मिलते हैं मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में। मिड लैटिट्यूड वाला एरिया जो वो होता है, हम लोग इक्वेटर से ऊपर गए ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गई 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। फिर उससे ऊपर वाला जो एरिया होता है वो होता है हमारा मिड लैटिट्यूडनल जोन्स। ये हमारे इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और इनकी जो ग्रास होती है वो शॉर्ट होती है, मगर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वहाँ के एनिमल्स के लिए। और कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, वाइल्ड बेफेलोज, बाइजन्स, एंटीलोप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अभी हम इसके ग्रासलैंड्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले ग्रासलैंड्स जो हैं वो डिफरेंट नेम से पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते हैं हमें ईस्टर्न अफ्रीका में, सवाना हमने पढ़ा, ब्राज़ील में और वेनेजुएला में। ब्राज़ील में इन्हें कैंपोस और वेनेजुएला में ललानोस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेते हैं इसमें से कि ललानोस कहाँ मिलते हैं।
पैम्पा कहाँ मिलते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक कंट्री का हर ग्रासलैंड आपको लर्न करना चाहिए। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में अर्जेंटीना में पैम्पास होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज होती है, प्रेरीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड होते हैं, सेंट्रल एशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए, जितने भी इसमें गिवन है ना, कितने हैं ये 5 और 3 8 हैं, तो 8 के 8 आपको लर्न होने चाहिए। ये हो गया हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ लिया। अब थॉर्नी बुशेस किस एरिया में होगी, यहाँ पे बारिश नहीं पड़ेगी, बारिश कहाँ कम पड़ती है, डेजर्टिक एरियाज में। तो डेजर्टिक एरिया में थॉर्नी बुशेस होती है, और इंडिया में कहाँ है ये, थार डेजर्ट वाला एरिया, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में। फिर अब हम आ जाते हैं पोलर रीजन पे। अगर आप पोलर रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, और नेचुरल वेजिटेशन तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। क्या उगता है वहाँ पे, मोजेस एंड लाइकेंस और बहुत ही छोटे छोटे से श्रब्स। इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उगता है पोलर रीजन में, मोजेस, लाइकेंस और स्मॉल श्रब्स। और ये जो है ये भी उगते हैं कब, जब थोड़ा समर का सीज़न होता है, और इस वाला जो वेजिटेशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं टुंड्रा। टाइगा हमने पढ़ा था, टाइगा कौन से थे, टाइगा हमारे कॉनिफरस फॉरेस्ट थे, जो लैटिट्यूड्स था जिनका 50 से 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला जो एरिया होगा उसमें, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में तो नहीं मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होता है कॉनिफर्स। और कौन कौन से ट्रीज़ थे, सॉफ्टवुड ट्रीज़ थे हमारे, चीर, पाइन और सिडार, और वो वाला रीजन टाइगा था। टाइगा टुंड्रा ऐसे याद कर लीजिए कि पहले जब हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमें पहले टाइगा मिलेगा, और फिर जो हमारा सबसे ज़्यादा ठंड जहाँ पड़ती है वो एरिया होता है टुंड्रा वाला, और वेजिटेशन काफ़ी कम ही होती है यहाँ पे। कौन कौन सा एरिया, एशिया के जो नदर्न एरिया, यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका के नदर्न एरिया में हमें मिलते हैं। एनिमल्स कौन से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक फर होती है ताकि खुद को ठंड से बचा सकें वो, और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है वो। एग्जाम्पल्स क्या हैं, सील हो गया, वेलारोस हो गया, मिन और आर्कटिक ओल। ये देखिए दिए हुए हैं, कितने क्यूट से एनिमल्स हैं, वेलारोस है और पोलर बियर है, ये हमारी सील है। फिर बस हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।